खबर तफसील से। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 55 हो गई है। आज कश्मीर डिवीजन में मजीद 6 मामलों की तस्दीक हुई है। सरकारी तर्जुमान रोहित कंसल ने ये जानकारी दी। इन्होंने बताया कि मुतासरीन वायरस से मुस्बत पाए गए अफराद के राब्ते में आए थे। रोहित कंसल ने मजीद कहा कि वायरस को मजीद फैलने से रोकने के लिए इंतजामिया की जानिब से हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। उधर श्रीनगर में क्वारंटाइन की मुद्दत मुकम्मल करने वाले 78 अफराद को आज अपने घर भेज दिया गया। ये अफराद श्रीनगर के एक होटल में अलहदा थे। इंतजामिया के साथ ताउन करने पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन अफराद की काफी सराहना की और तालियां बजाकर इनको रवाना किया। इस मौके पर एडीसी श्रीनगर हनीफ ने जानकारी दी कि क्वारंटाइन पीरियड मुकम्मल करने वाले मजीद अफराद को जल्द ही घर भेज दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि इंतजामिया की जानिब से जारी करदा एडवाइजरीज को अपनाएं। क्वारंटाइन पीरियड मुकम्मल करने वालों ने इंतजामिया की जानिब से उठाए गए इक़दामात की काफी तारीफ की और इंतजामिया का शुक्रिया भी अदा किया। आज जो पहला बैच कश्मीर का घरों की तरफ रवाना हो गया है, उन्होंने अपने 14 दिन इसी होटल हिमाल में गुजारे। जो उनकी बेसिक फैसिलिटीज़, हेल्थ वगैरह, जो लॉजिस्टिक्स वगैरह, वो सब खुदा के फजल से ठीक ठाक तरीके से अंजाम दी गई। तो टीम्स भी रह गई। तो इन्होंने अपने 14 दिन सेहत सलामती के तरीके से अंजाम दे दिया और ये ठीक ठाक अब आज घरों की तरफ रवाना हो गए। हम ये बराबर 14 दिन के बाद बाहर निकल रहे, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे। हमें जो है घर से बाहर होने को इन्होंने बिल्कुल महसूस होने नहीं दिया। इसलिए हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर का बहुत ही हम अस्ते दिल शुक्रगुजार है। और ये जो हिमाल होटल के अंदर जो जितने भी काम करने वाले कारकर्दगी है, ये जो डॉक्टर साहब ने, उन सब ने जो हमें हमारा बहुत ही खदमत किया। सर, हमें बिल्कुल घर से बाहर होने का महसूस होने नहीं दिया। उधर कोरोना वायरस से निपटने और उसे मजीद फैलने से रोकने के लिए इंतजामिया ने जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में सख्त बंदिशें आयद कर दी हैं। सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब है। सिर्फ इमरजेंसी में ही लोगों को जाने की इजाजत दी जा रही है। जम्मू के कई मकामात पर पुलिस ने नाके कायम किए हैं। कई मकामात पर खारदार तार बिछाई गई हैं। इंतजामिया की जानिब से लोगों को अपने घरों के अंदर ही रहने की अपील की जा रही है। उधर कोलकाता में लॉकडाउन के दौरान आज से 4 घंटे के लिए मिठाइयों की दुकान खुलेगी। वजीर आला ममता बनर्जी ने डेयरी इंडस्ट्री को हो रहे नुकसान के पेश नजर इजाजत दी है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से डेयरी इंडस्ट्री को भारी नुकसान हो रहा था। कोलकाता के लोगों को मिली है राहत। जी हां, वजीर आला ममता बनर्जी ने मिठाइयों की दुकानों को 4 घंटे खुले रहने की इजाजत दी है। और इस इजाजत के बाद, इस ऐलान के बाद आप देख सकते हैं मिठाई दुकानों के बाहर किस तरह लोगों की भीड़ जमा है। हालांकि यहां तमाम तरह एहतियाती इकदाम उठाए जा रहे हैं, यानी लोगों को डिस्टेंस मेंटेन किए जाने की बात कही जा रही है। लेकिन उसके बावजूद दुकानों में आज से ही काफी भीड़ देखी गई है। और क्योंकि बंगाली मिठाई के बगैर नहीं रह सकते, एक तरह से मिठाई जो है वो बंगालियों की एक फेवरेट डिश है, फेवरेट पसंदीदा मिठाइयों के बगैर बंगालियों का रहना नामुमकिन समझा जाता है। यही वजह है कि जैसे ही ये ऐलान किया गया कि मिठाइयों की दुकानें खुली रखी जाएंगी और लॉकडाउन के दौरान जो जिस तरह के तमाम तरह एहतियाती तदाबीर अपनाई जा रही है, उस एहतियाती तदाबीर के साथ मिठाइयों की दुकान खुली रखी जाएंगी। इस ऐलान के बाद से ही न सिर्फ दुकानें खुली, बल्कि यहाँ मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयाँ भी बनाई गई और लोगों के सामने पेश की गई है। और लोगों की काफ़ी भीड़ है, लोग खरीदने के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ हैं लोग, हम उनसे बातचीत करते हैं। तो जिस तरह से ममता बनर्जी ने अनाउंस किया और उसके बाद से ही आप लोगों ने, मतलब ये एक बहुत बड़ा ऐलान, ये हम लोग बहुत ही इस डिसीजन को वेलकम करते हैं और वी आर वेरी थैंकफुल टू द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एंड आवर डियरेस्ट चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी कि उन्होंने ये डिसीजन लिया। क्योंकि हम लोग देख रहे थे, आप लोग भी रिपोर्ट किया है कि कितना दूध वेस्टेज हो रहा था, ड्रेन में फेंका जा रहा था। क्योंकि जो वेस्ट बंगाल का जो डेयरी फार्म से गाय का और भैंस का 70% दूध मिठाई दुकान लेते हैं। अगर ये मिठाई दुकान नहीं खोलेंगे तो दूध भी नहीं चाहिए। तो जो डेयरी फार्मर्स है वो मिल्किंग नहीं करेंगे, तो गाय का अगर मिल्किंग नहीं होगा तो बॉडी में इन्फेक्शन होके गाय मर जाएंगे और खाना भी नहीं दे सकते हैं। क्योंकि दूध बिकेगा तो खाना, वो खाना खिलाएगा तो सारा गाय भैंस आप लोग वो
स्लॉटरिंग हाउस में बेचा जा रहा था, और नहीं तो मर जा रहे थे। अगर सारे गाय भैंस मर जाते तो 21 दिन बाद जब लॉकडाउन खुलेगा तभी भी इस इंडस्ट्री को रिवाइव करना नामुमकिन हो जाता। अभी कुछ दुकान खोलेंगे तो कुछ दूध इधर काम में आएगा। शायद ये जो आर्ट है, बंगाली कल्चर है, बंगाली मिठाई का जो सारा विश्व में प्रसिद्ध है, ये बच जाएगा। आपने देखा कि किस तरह मिठाइयों की दुकानों में तमाम तरह हाइजीन की जो सहूलियात हैं वो भी जो है इसका भी ख्याल रखा जा रहा है, और कितनी सारी मिठाइयाँ भी यहाँ बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह मिष्टी दोई जो काफ़ी पसंद किया जाता है, रसगुल्ला जो काफ़ी पसंद किया जाता है, बहुत सारे वैरायटीज़ हैं और इसे खरीदने के लिए लोगों की भी एक लंबी लाइन है। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे। क्या बोलेंगे, जब मिठाई की दुकान खुली तो राहत मिला आप लोगों को? थोड़ा राहत तो मिला कि कुछ अच्छा चीज खाने को मिलेगा। और की वजह से क्या परेशानी हो रही है, और मिठाई की दुकान खोलने से क्या हुआ? मिठाई की दुकान आज खुली थी बोल के आज पहली बार घर से निकले, आज 5-7 दिन में, नहीं तो जनरली बाहर नहीं निकलते। हम लोग का तो ऐसे भी एज हो गई है। कितने दिनों तक बगैर मिठाई? एक तो बिला तो एक्स्ट्रा। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। इस वक्त बड़ी खबर बिहार से आ रही। बिहार हुकूमत का बड़ा फैसला, मदरसों में ज़ेरे तालीम तालिबात को वजीफा मिलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, बिहार से मदरसों में ज़ेरे तालीम तालिबात को वजीफा मिलेगा। 1 से 5 तक के तालिबात को 600 रुपया वजीफे के तौर पर दिया जाएगा, तो वहीं 6 से 8 तक के तालिबात को 1200 रुपए वजीफा दिया जाएगा। 10 से 12वीं की अगर बात करें तो 10 से 12वीं तक के तालिबात को 1800 रुपए वजीफे के तौर पर मिलेगा। हुकूमत ने रकम का अलॉटमेंट भी कर दिया है। सालाना वजीफा ये मिलेगा। ख्याल रहे कि 2020 बिहार में इंतखाबी साल भी है, और इंतखाबी साल होते हुए बिहार हुकूमत का ये बड़ा फैसला समझा जा सकता है। मदरसों में ज़ेरे तालीम तालिबात को अब वजीफा देने का फैसला किया गया है। होम ओनर्स जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को उनको फोर्स कर रहे थे कि आप अपने उनको लोकेशंस को वेकेट कीजिए, तो जैसे कल मैंने आपसे कहा था, तो उन सब से हमने कहा था कि आप उनको वेकेट ना करें, और इसी के तहत दिल्ली गवर्नमेंट ने इससे संबंधित एक ऑर्डर भी एपिडेमिक डिजीज एक्ट में इशू किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी जिला मजिस्ट्रेट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और डिप्टी कमिश्नर्स और पुलिस, ये सब एक्ट के तहत अगर इस टाइप की कोई उनकी नॉलेज में कोई ऐसी सिचुएशन आए तो उस पर वो एक्शन लें। कोविड-19 के रिस्पांस के लिए एक साइंस और टेक्नोलॉजी का एम्पावर्ड कमेटी का भी गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर विनोद पॉल, मेंबर नीति आयोग, और प्रोफेसर के विजय राघवन, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर, वह कर रहे हैं। यह कमेटी कोऑर्डिनेट करेगी साइंटिफिक एजेंसी, साइंटिस्ट, इंडस्ट्रीज और रेगुलेटरी बॉडीज के बीच में। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, CSIR, DRDO और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के संबंधित अधिकारी भी हैं, और इनका प्रयत्न होगा कि कैसे रिसर्च और डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जाए। गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर बड़े पैमाने में कैसे हम टेस्टिंग और सीरोलॉजी एसेज पर काम करें, उस पर प्रयत्न कर रही है। किस तरीके से हम सर्वेलेंस और क्लिनिकल रिसर्च को बढ़ाएं ताकि हम वायरस को कंट्रोल कर सकें, उसके बारे में कुछ और हम नॉलेज पा सकें, उस पर काम चल रहा है। इसके साथ ही साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन जो हमारे गवर्नमेंट के जितने मंत्रालय हैं जो इससे लिंक्ड हैं, वो उनके साथ मिलकर मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स कर रही है, विच आर प्राइमरीली फोकस्ड ऑन रीपर्पजिंग ऑफ ड्रग्स। एक टास्क फोर्स है जो ड्रग ट्रायल्स को ऊपर एफर्ट कर रही है ताकि इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग हो सके। इसी तरह से कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स ताकि वो डिजीज को समझ सकें, मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में और ऑक्सिलरी रिक्वायरमेंट्स के बारे में काम कर सकें, उसके ऊपर प्रयत्न चल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स और फार्मा के साथ मिलकर और स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए हेल्थ मिनिस्ट्री पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, मास्क, वेंटिलेटर्स और जो रिलेटेड लॉजिस्टिक्स हैं उनको प्रोड्यूस करने वाली फैक्ट्री के साथ उनको सपोर्ट करके कैसे इनकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाया जाए उस पर काम कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कोरिया, टर्की और वियतनाम के सप्लायर्स को भी आइडेंटिफाई किया है ताकि हम अपनी अवेलेबिलिटी देश में इन लॉजिस्टिक्स आइटम्स की बढ़ा सकें। DRDO
लोकल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर भी इसी तरीके से N95 मास्क और जो रिमेनिंग लॉजिस्टिक्स है उनको बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने ANMs, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ीज, आयुष के डॉक्टर्स जो हैं हमारे, और हमारे डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ और जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए अपनी वेबसाइट पर कोविड-19 को मैनेज करने से संबंधित जैसे कि फील्ड सर्वेलेंस, सुपरविजन एंड लैब टेस्टिंग, क्लिनिकल मैनेजमेंट, आइसोलेशन फैसिलिटी मैनेजमेंट, इंटेंसिव केयर मैनेजमेंट और इन्फेक्शन कंट्रोल इन द क्लिनिकल लोकेशंस, क्वारंटाइन फैसिलिटी मैनेजमेंट, इनसे संबंधित रिसोर्सों को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। 30 मार्च को हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा 2 जो वेबिनार कंडक्ट किए गए थे उसमें मैं आपकी दृष्टि में लाना चाहूंगा कि उसमें करीब 15,000 नर्सेस की ऑनलाइन ट्रेनिंग की गई और इसे अब तक देश भर में 1 लाख से ज्यादा हेल्थ प्रोफेशनल्स ने यूज किया है, डाउनलोड किया है। हेल्थ मिनिस्ट्री इसके साथ ही क्रिटिकल केयर के ऊपर भी फिजिशियंस के अपने वेबिनार शेड्यूल के साथ लोगों को ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करा रही है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। उन्होंने इन सभी जो सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके सर्विस माइंडसेट के लिए इनकी सराहना करते हुए इनके द्वारा जागरूकता फैलाने, सोशल डिस्टेंसिंग के इम्प्लीमेंटेशन और जो हमारे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको बुनियादी आवश्यकता और एसेंशियल इश्यूज में कोई दिक्कत ना हो, उसमें गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करने की अपील की है और उनके साथ आगे बढ़ने के लिए उनको सपोर्ट करने के लिए कहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी श्रृंखला में ग्लोबल कोविड-19 पेंडेमिक के रेस्पॉन्स पर डिस्कशन करते हुए दुनिया भर में जो भारत के सभी दूतावास हैं और उच्च आयोगों के प्रमुखों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की है। इसके साथ ही क्योंकि कई जगह पर कई भ्रांतियां फैलती हैं, कई जगह पर कुछ टेक्निकल इश्यूज पर डाउट आते हैं, तो जैसे कि हमारी 1075 हेल्पलाइन के द्वारा हम लोगों को टेक्निकल गाइडेंस देते रहे हैं, इसके साथ ही अब हम एक जॉइंट सेक्रेटरी और एम्स के डॉक्टर्स के साथ मिलते हुए एक स्पेशल टीम बनाते हुए किसी को भी अगर कोई टेक्निकल गाइडेंस चाहिए, ऑथेंटिक टेक्निकल इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए एक प्रोसेस हम नेक्स्ट 24 घंटे में शुरू करने वाले हैं, जिसके द्वारा उस पर्टिकुलर ईमेल पर अगर आपके कोई टेक्निकल डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं, उनको एनालाइज किया जाएगा, उसके बारे में आपकी जो रिक्वायर्ड गाइडेंस होगी, अगर इमीडिएट होगी तो इमीडिएट दी जाएगी, नहीं तो उसको टेक्निकली एग्जामिन करके ये गाइडेंस दी जाएगी। इसका पर्पज यह है कि इसके द्वारा ऑथेंटिक टेक्निकल इंफॉर्मेशन हम सबको दे सके। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर ऑथेंटिक और जेन्युइन टेक्निकल इंफॉर्मेशन सबके पास अवेलेबल होगी तो उसके कारण जो अननेसेसरी डाउट्स और जो पैनिक की सिचुएशन आती है वो नहीं होगी। साथ ही माननीय हेल्थ मंत्री हैं, उन्होंने भी कल एक सैंपलिंग और टेस्टिंग स्ट्रेटजी पर एक रिव्यू मीटिंग की थी। उन्होंने इस संदर्भ में एडिक्वेट टेस्टिंग फैसिलिटीज देश में होनी चाहिए, टेस्टिंग किट्स होनी चाहिए, उसके ऊपर चर्चा की। साथ ही उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी फर्दर टेक्निकल सॉल्यूशंस के ऊपर काम करने के लिए आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यह इंश्योर किया जाए कि जो टेस्टिंग किट्स की क्वालिटी है बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में उसको इंश्योर किया जाए। साथ ही इंडिजिनस डेवलपमेंट पर भी जो कि ऐसे चीपर हो, फास्ट हो और एक्यूरेट हो और उसके ऊपर भी काम हो, उसके लिए उन्होंने आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि साथ ही ऐसी और इस वक्त बड़ी खबर रियासत बिहार से आपको दे दें, बिहार टीचरों के लिए खुशखबरी है। बिहार हुकूमत ने मुल्हिका मदरसों के असातिज़ा की तनख्वाह 67 करोड़ 50 लाख रुपए के मद में जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर रियासत बिहार से आपको दे रहे हैं और बिहार टीचरों के लिए एक खुशखबरी है कि बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन ने जिले के डीईओ को खत लिखा है। मदरसे के असातिज़ा की तनख्वाह को जल्द से जल्द उनके खाते में किया जाए ट्रांसफर, इस हवाले से खत लिखा गया है। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन की जानिब से जिले के डीईओ को खत लिखा गया है और इस खत में मुल्हिका मदरसों के असातिज़ा की तनख्वाह के हवाले से गुजारिश की गई है। 67 करोड़ 50 लाख रुपए तनख्वाह के मद में ये खत लिखा गया है।
दिल्ली के निजामुद्दीन में वाक़ तबलीगी जमात के मरकज मामले में नया मोड़ आया है। दिल्ली मरकज की जानिब से कहा जा रहा है कि पुलिस इंतजामिया को 25 मार्च को ही बाखबर कर दिया गया था कि मरकज में काफी सारे लोग फंसे हुए हैं। साथ ही निजामुद्दीन मरकज ने पुलिस से कर्फ्यू पास जारी करने की भी खत में दरखास्त की थी। कर्फ्यू पास जारी करने के लिए गाड़ियों की लिस्ट भी दी गई थी। ये खत 24 मार्च को SHO की नोटिस के जवाब में दिया गया था। तबलीगी जमात का कहना है कि उसके बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया। वजह की मरकज निजामुद्दीन से आइसोलेट किए गए अब तक 24 अफराद में कोरोना मुस्बत पाया गया है। दिल्ली सरकार की जानिब से 16 मार्च को 50 से ज्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई थी। निजामुद्दीन मरकज की जानिब से दिल्ली पुलिस को जो खत भेजा गया उस खत के मुताबिक 23 मार्च को 1500 लोगों की रवानगी हुई है। इंतजामिया इन तमाम लोगों को भी तलाश कर रही है ताकि उन्हें आइसोलेट किया जा सके। तबलीगी जमात की जानिब से पूरे मामले की वजाहत की गई है। हजरत निजामुद्दीन मरकज और इंतजामिया की जानिब से क्या क्या इक़दाम उठाए गए, मजीद तफसीलात सुने। यहाँ से 14-15 तारीख के बाद ही अपने मजमे को रवाना करना शुरू कर दिया था और अक्सर मजमा हम 21 तारीख तक यहाँ से बिल्कुल यानी कि एक तरह से क्लोज कर चुके थे, ख़त्म कर चुके थे और हॉल खाली कर चुके थे। उसकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ सब हमारे पास मौजूद हैं। उसके साथ साथ फिर एक यानी 22 तारीख में जो पब्लिक कर्फ्यू था तो वो उसके अंदर जो पब्लिक रास्तों में थी, क्योंकि असल में मरकज़ है, यहाँ एक सेंटर है जिसके यानी के अंदर सारी ही हिंदुस्तान से और दुनिया से लोग आते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि वो अचानक से आ गए हैं, वो लोगों के प्रोग्राम बने हुए थे, चल रहे थे, रास्तों में थे। अब अगर कोई केरला से आता है तो जाहिर सी बात है उसको 40 से 45 घंटे लगेंगे, कलकत्ता से आता है तो उसको 24 घंटे लगेंगे। वो जो रास्ते में पब्लिक है वो 22 से पहले जो हम मजमे को निकाल चुके थे, 22 को जो मजमा आके यहाँ खड़ा हो गया है, अब वो तो अंदर एंट्री हो गई। अब उसके लिए फिर हम प्रशासन से जाकर के मिले हैं, प्रशासन हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे थे, हम प्रशासन को कोऑपरेट कर रहे थे। वो हमने उनसे जाके बात रखी कि भाई हमारे लिए कोई बसों का आप इंतजाम कर दें ताकि हम इसे मजमे को यहाँ से हटा दें, रवाना कर दें इसको। तो ये हमारी बात चल ही रही थी। तो इतने में रात में फिर ये पूरा संपूर्ण लॉकडाउन हो जाता है। अब वो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास तो इसकी अथॉरिटी नहीं है, आप SDM साहब से या DM साहब से इसका जो है कॉन्टैक्ट करें। तो उसके लिए हमने उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि आप हमें, हमारे पास बसों का नहीं है, आप हमें कोई भी अपनी जो है बसों की कोई फहरिस्त या ड्राइवरों का उनका नंबर दे दें। तो हमने पूरी 17 बसों की फहरिस्त और उनके ड्राइवर्स, उनके नंबर्स, पूरी डिटेल पूरी लिखत में उनको वहाँ पे पेश की। तो उन्होंने कहा कि अभी फ़िलहाल हम इसको नहीं दे सकते आपका, क्योंकि ये जो मजमा है ये ऑल ओवर इंडिया का है, हम इसको कैसे इस तरह की परमिशन दे दें, आप इसे मजमे को भेजें। हमने कहा हमारे पास थाने का प्रेशर है और मुस्तकिल इसका एक ये है कि भाई इसे मजमे को यहाँ से हटाइए। अब हम क्या करें? उन्होंने कहा कि हम SHO साहब को फ़ोन कर देंगे और इसके साथ साथ जो है DCP को भी फ़ोन कर देंगे, वो आपको इस तरह से कोई परेशानी नहीं करेंगे और वो आपको कोऑपरेट करेंगे। उसके बाद से वो और हम सब मिल करके इसी की कोशिश कर रहे थे कि इसको यहाँ से मजमे को किस तरीके से यहाँ से रवाना किया जाए। जब रात में ये हो जाता है अब उसके बाद कोई रास्ता नहीं बचा, तो अब उसमें जो है बराबर WHO की टीम, CDMO की टीम और इधर से हमारे थाने वाले, इधर से हमारे SDM साहब, ये सब की कोशिश थी। लेकिन आगे कुछ सेंटर इस तरह के शायद नहीं थे, कोई तैयारी नहीं थी कि जहां उनको भेजा जाए। ये लोग भी अपनी तौर पर कोशिश करते रहे, हम भी कोशिश करते रहे। हमारा तो सुबह रात दिन एक है यहाँ पर कि किसी तरीके से मजमा यहाँ से जो सोशल डिस्टेंस है हम नहीं रख पाएंगे। हम अगर उसको मजमे को बाहर लाए खड़ा करते तो उसको कौन लेगा, उसको कौन कहाँ भेजें। तो इस तरीके से बराबर यहाँ से प्रशासन की तरफ से भी कोशिश चलती रही, हमारी भी कोशिश होती रही, लेकिन कोई इस तरह का फौरी तौर पर एक बड़े स्केल पर उसका रेस्क्यू नहीं हो सका या उसकी जगह कोई तरतीब नहीं बन सकी। उनकी सभी लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है, बाहर जैसे निकल रहे हैं। तो उसमें से लगभग 330 लोग कल जिनको अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है, कुल 1033 लोगों को कल शिफ्ट किया गया, जिसमें से 330-35 लोगों को अस्पताल में किया गया, बाकी 700 के करीब लोगों को डिफरेंट क्वारंटाइन सेंटर्स में भेजा गया है। अभी भी स्क्रीनिंग चल रही है और हो सकता है दोपहर तक सभी लोगों को वहाँ से हॉस्पिटल में या क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया जाए। कितने पॉजिटिव केस मिले हैं? पॉजिटिव केस इसमें टोटल 24 लोगों के पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। अच्छा। जो कि मरकज यहाँ पर ठहरे हुए थे, तो अब तक 24 हैं। सर कितने लोग थे वहाँ पे, मतलब सरकार को क्या ऐसा अंदाजा है कि एग्जैक्ट नंबर तो अभी भी नहीं है, जब बाहर निकलेंगे तभी पता लगेगा। अंदाजा है कि 1500, 1600 या 1700 लोग रहे होंगे। कितने अभी तक निकाल चुके हैं? 1033 लोगों को कल रात से लेकर अब सुबह तक एवैक्यूएट किया जा चुका है, जिसमें से 334 लोगों को अस्पताल भेजा गया है और 700 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर। निजामुद्दीन मरकज के खिलाफ केस दर्ज करने के मामले में कांग्रेस लीडर PL पुनिया ने कहा कि हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, हमें कोरोना वायरस से लड़ना है।
राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया हमारे साथ है बात करने के लिए। पुनिया जी, जिस तरह से पूरे देश में लॉकडाउन है, दिल्ली की निजामुद्दीन का एक मामला सामने आया है, जिसके बाद निजामुद्दीन मरकज के जो मौलाना है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद सबसे सार्वजनिक रूप से बताया गया कि अलग अलग रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और ज़्यादा लोग एक जगह ना रहें, भीड़ इकट्ठी ना हो। किसी को सिम्टम्स आए तो तत्काल दिखाएं, डॉक्टर के पास जाएं, उसको अलग रखें। ये सब इस मामले में नहीं हुआ। जो मरकज़ के मौलाना हो सकता पहले से मीटिंग निर्धारित हो, जिस वजह से आना था, और ऐसी परिस्थितियों में अनेक ऐसे उदाहरण हैं हमारे सामने जब बड़ी से बड़ी मीटिंग को स्थगित कर दिया गया और मीटिंग को स्थगित कर देना चाहिए था। जो लापरवाही रही है और विशेष रूप से जो मामले आए उनको छुपाने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि तेलंगाना तक लोग जो ये मीटिंग अटेंड करके गए उनकी मौत भी हो गई दुर्भाग्यपूर्ण। तो वो भी ये नहीं बताया गया कि यहाँ से निजामुद्दीन मरकज़ के से होके आए हैं, ताकि इससे जो भी हुआ बड़े दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। अब ज़रूरत इस बात की कि एडमिनिस्ट्रेशन इसका दोष है उसका दोष है ये ढूंढने के बजाय उनको कॉर्डन ऑफ करके और अलग से आइसोलेट करें। आइसोलेट करने के बाद जो भी इलाज संभव हो सके वो इलाज करा जाए, वो अन्य जगह ना फैले, क्योंकि बहुत से लोग दूसरे लोग होंगे जो स्थानीय लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, वो भी उनके संपर्क में आए होंगे, तो उनकी भी पहचान करके उनका इलाज भी करें, उनको भी निगरानी में रखना अनिवार्य है। निजामुद्दीन तबलीगी जमात के मरकज पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि मरकज ने वाजे कर दिया है कि उन्होंने पुलिस इंतजामिया को पहले ही मुत्तला कर दिया था। निजामुद्दीन का मरकज इस्लामिक शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है, लेकिन अब ये केंद्र कोरोना का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। 14 और 15 मार्च को से ही यहाँ पर लगातार जो तबलीगी जमात है उनके लोगों का आना जाना था, और लॉकडाउन के बाद भी 22 तारीख के बाद भी जब स्थितियां बिगड़ने लगी, तब भी यहाँ पर इस मरकज बिल्डिंग में 2000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। और जिस तरीके से एक बुजुर्ग की तबीयत खराब हुई, उस बुजुर्ग की तबीयत खराब होने के बाद जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, तब इस बात का खुलासा हुआ कि इस इलाके में कोरोना का संक्रमण फैल चुका है। और सबसे बड़ी बात कि बताया ये जा रहा है कि इस मरकज बिल्डिंग में तबलीगी जमात में शामिल होने आए तेलंगाना के 6 लोगों की पिछले दिनों में मौत हो चुकी है। और इतना ही नहीं, दुनिया के कई देशों, श्रीलंका, मालदीव्स, इंडोनेशिया, चाइना और थाईलैंड, इन देशों से भी जो तबलीगी जमात के लोग थे वो यहाँ पर आए थे, जो इस्लामिक शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है। और बड़ी बात यह है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की माने तो उन्हें वो अभी भी बताने में असमर्थ हैं कि एग्जैक्ट कितने लोग हैं जो वो वहाँ पर मौजूद थे, या कितने लोग जो हैं वो वहाँ पर संक्रमित हो सकते हैं। तो इस तरीके से अभी भी व्यवस्थाएं, वहाँ पर जो हालात हैं वो बड़े मुश्किल बने हुए हैं, हालात बड़े भयावह है। कोरोना वायरस की दहशत और अफवाहों का लगातार दौर जारी है। आपसे अपील करें कि इन तमाम अफवाहों पर आप ध्यान न दें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। इसी के साथ देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब। हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के